नमस्कार, स्वागत है आपका मुदगल कोचिंग क्लास में। हम लोग बात करेंगे बेटा करंट अफेयर्स 2022 की। 2022 में हम लोग सितंबर महीने के करंट अफेयर्स को बेटा डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग एक लेक्चर ले चुके हैं, तो आपने अगर उसे नहीं देखा है तो देखिए और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि बेटा हमें करंट अफेयर्स के साथ साथ विशेष ध्यान देना है किस पर, स्टैटिक जीके, क्योंकि हम लोग ये खूब यानी अच्छे से जानते हैं कि नॉर्मल फोर्स लेवल में करंट का रेशियो भले ही कम रहता हो, लेकिन करंट से जुड़ा हुआ स्टैटिक जीके खूब पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग सीधा शुरुआत करते हैं अपने सवालों को। और हमारा बेटा अगला जो सवाल है वो कौन सा होगा तो हम लोग देखते हैं। तो अगला सवाल है बेटा हाल ही में लता मंगेशकर चौक कहाँ बनाया गया? चौक कहाँ बनाया गया? तो बेटा हाल ही में लता मंगेशकर चौक नाम से हम लोगों ने चौक कहाँ बनाया है, तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि हाल ही में 28 सितंबर को हमने उद्घाटन किया था। और बेटा 28 सितंबर को हमने इसका उद्घाटन कहाँ किया है? अयोध्या में। कहाँ पर किया बेटा? तो हम लोग कहेंगे अयोध्या। अब ये सर अयोध्या कहाँ आता है? तो हम सब जानते हैं यूपी में है, जहाँ भगवान राम का एक विश्व प्रसिद्ध यानी मंदिर बन रहा है। अयोध्या अगर यूपी में है तो सर सबसे पहले वही तीन बातें, क्योंकि यूपी भारत का एक राज्य है, तो यूपी की बेटा राजधानी क्या है? तो हम लोग जानते हैं सर लखनऊ, यूपी की राजधानी। यूपी के बेटा मुख्यमंत्री कौन है? चीफ मिनिस्टर, तो हम सब जानते हैं योगी आदित्यनाथ। कौन है? तो योगी आदित्यनाथ हैं। और बेटा हम लोग आदित्यनाथ याद रखेंगे। जबकि हम लोग देखेंगे यहाँ के गवर्नर कौन है, तो बेटा हम लोग जानते हैं यहाँ की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। सबसे खास बात यह है कि यूपी के अयोध्या में ही हम लोगों ने क्या है, लता मंगेशकर चौक का निर्माण किया है, जिसकी राजधानी लखनऊ है। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन याद रखोगे कि योगी आदित्यनाथ का रियल नाम क्या है बेटा? अजय सिंह विष्ट। क्या नाम है? अजय सिंह विष्ट है। जबकि आनंदीबेन पटेल यहाँ की कौन है बेटा? गवर्नर। सवाल ये है सर, हमने हाल ही में लता मंगेशकर चौक को क्यों बनाया है? इनसे ऐसी जुड़ी हुई कौन सी बातें हैं जो हमारे पेपर में आ सकती है? तो सबसे पहली बात यह है कि हमारी जो लता मंगेशकर जी हैं, हम सब जानते हैं कि लता मंगेशकर भारत की सबसे महानतम सिंगर और सबसे महानतम कलाकार थी। मंगेशकर जो थी वो भारत की सबसे महानतम क्या थी बेटा? सिंगर थी। इन्हें हम लोग स्वर कोकिला के नाम से जानते हैं। जबकि याद रखोगे बेटा भारत कोकिला के नाम से सरोजनी नायडू को जाना जाता है। इन लता मंगेशकर का जन्म कब हुआ था? तो हम लोगों को याद रखना है इनका जन्म 28 सितंबर को हुआ। सर कहाँ पर हुआ? तो 1929 में हुआ, और बेटा मध्य प्रदेश के ही इंदौर में हुआ। जबकि इनकी मृत्यु कब हुई? तो हम लोग याद रखेंगे इसी वर्ष इनकी मृत्यु हुई थी। और मृत्यु कब हुई है बेटा? तो हम लोग कहेंगे 6 फरवरी। कब हुई है बेटा? तो हम लोग कहेंगे 6 फरवरी को हुई है। 6 फरवरी 2022 में इनकी मृत्यु हुई। कहाँ पर हुई बेटा? तो हम लोग कहेंगे बम्बई। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत सरकार ने इन्हें 2001 में भारत रत्न से नवाजा था। तो आपसे 3-4 बातें पूछ लेंगे। लता मंगेशकर का जन्म कब हुआ? 28 सितंबर 1929 को। अभी इनकी 93वीं जयंती थी, जिसमें हम लोगों ने अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का निर्माण किया है। जबकि इसी वर्ष 6 फरवरी 2022 को इनका इंतकाल हुआ। चर्चित रही। सबसे बड़ी बात यह है ये भारत की इतनी बड़ी कलाकार थी कि इन्हें हम लोगों ने 2001 में भारत रत्न से नवाजा था। तो बेटा हमें इतनी बातें याद रखनी है। लता मंगेशकर को किस नाम से जानते हैं? स्वर कोकिला या स्वर सम्राज्ञी के नाम से जानते हैं। जबकि स्वर सम्राट कौन है? तो तानसेन। ठीक है, तो चलिए सर हम लोग देखते हैं अब अपने नेक्स्ट सवाल को। और करंट अफेयर्स में हमारा अगला सवाल कौन सा हो सकता है? तो चलिए हम लोग देखते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हम लोग अच्छे से जानते हैं अगला सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि हाल ही में सीपीसीबी ने यूपी की सबसे प्रदूषित नदी किसे घोषित किया? तो हाल ही में यूपी की सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी
किसे घोषित किया है, और वो भी किसने सर, तो हम लोग कहेंगे सीपीसीबी ने। अब ये सीपीसीबी क्या है, ये बात की बात, पहले हमें राइट आंसर देखना है। तो अभी हाल ही में यूपी में एक नदी है बेटा जिसका नाम है हिंडन, और हिंडन नदी को यूपी की सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी कहा गया है। कहाँ पर है बेटा, यूपी। सबसे खास बात यह है कि ये जो नदी है ना हिंडन, इसी हिंडन नदी के किनारे एक स्थान पाया जाता था जिसका नाम था बेटा आलमगीरपुर। क्या नाम था, आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर क्या है, तो हम लोग याद रखोगे, हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी होगी, और सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पूर्वी नगर था वो कौन सा था बेटा, तो आलमगीरपुर था। और ये आलमगीरपुर कहाँ है, यूपी में हिंडन नदी के किनारे है। तो आपसे सवाल पूछ लेता है हिंडन नदी कहाँ है, यूपी में। आलमगीरपुर किस सभ्यता में खोजा गया नगर है, सिंधु घाटी सभ्यता में। आलमगीरपुर क्या है, तो भारत की सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी नगर है उत्तर प्रदेश में। जबकि बेटा आगे सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे तो उत्तर वाला, पूर्व वाला, दक्षिण वाला एंड पश्चिम वाला याद रखोगे। तो उत्तर वाला नगर कौन सा है, मांडा है। ये कहाँ है बेटा, J&K में। और किस नदी के किनारे है, चिनाब। तो पहला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी नगर बताओ, मांडा। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है, और किस नदी के किनारे था, चिनाब। ऐसे ही बेटा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी नगर, तो हम लोग कहेंगे सर आलमगीरपुर। कौन सा होगा, आलमगीरपुर। ये कहाँ है सर, तो यूपी में है। नदी का नाम कौन सा होगा, तो याद रखोगे हिंडन। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी नगर बताओ, तो कौन सा है, तो हम कहेंगे दाइमाबाद। कौन सा है बेटा, दाइमाबाद है। ये कहाँ पर है सर, महाराष्ट्र में है। और किस नदी पर है, तो हम लोग गोदावरी बोलते हैं, लेकिन रियल में गोदावरी की सहायक नदी है प्रवरा। तो ये कौन सी नदी के किनारे था, प्रवरा। तो बेटा J&K, यूपी और महाराष्ट्र। इसके अलावा अगर हम पश्चिमी नगर की बात करें तो बेटा सुत कांगेडोर था। और सुत कांगेडोर जो नगर था वो याद रखोगे कहां पर है, वर्तमान में बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान में कौन सी नदी के किनारे है बेटा, दास। तो 6-7 सवाल इसी सवाल से जुड़ जाते हैं, क्योंकि हिंडन नदी से व्यक्ति के माइंड में इंडस सिविलाइजेशन क्लिक करेगा और वो आपको ये नगर पूछ सकते हैं। तो बेटा हमें इतनी बातें याद रखनी है। अब मन में सवाल आएगा, सर ये सीपीसीबी क्या है जिसने ये सब किया है। और दूसरा सवाल ये भी मन में आता है, सर यूपी की सबसे प्रदूषित नदी तो चलो मान लिया हिंडन, अब भारत की कौन सी है। तो याद रखोगे बेटा भारत की सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी कौन सी घोषित कर दी गई है, दामोदर। कौन सी, दामोदर, जुलाई 2022 में। जबकि इससे पहले कौन सी थी, साबरमती थी, जिसे 2017 में घोषित किया। तो वर्तमान भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, तो बेटा दामोदर है, जो छोटा नागपुर पठार में रांची से निकलेगी बेटा झारखंड से, और पश्चिम बंगाल में अपना जल कहाँ गिराएगी, तो हम लोग कहेंगे हुगली नदी में। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। सबसे खास बात, साबरमती नदी पहले सबसे ज्यादा प्रदूषित थी, अब कौन सी है, दामोदर। ठीक है सर, ये तो हो गया। सर अगर हम सीपीसीबी के बारे में समझ ले तो हमें लगता है सारे डाउट हमारे खत्म हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग आज सीपीसीबी के बारे में भी देख लेते हैं। और ये तो हम बेटा पहले ही तय कर चुके हैं कि केवल करेंट अफेयर्स में हमारे बोर्ड पर कोई शब्द आना चाहिए, हम उसे अच्छे ढंग से क्लासिफाई करेंगे। यानी ये सवाल तो एक बहाना था, वास्तव में सीपीसीबी के बारे में आपको बताना था। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये क्या है। तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो हम लोग कहेंगे सर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो सीपीसीबी क्या है, तो सेंट्रल पॉल्यूशन हम लोग कहेंगे कंट्रोल बोर्ड है। दूसरा बात बेटा यह है कि सर इसकी स्थापना कब हुई, तो याद रखेंगे इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। इसका मुख्यालय सर कहाँ पर है, तो याद रखेंगे इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो हम लोग कहेंगे सर नई दिल्ली में। कहाँ पर है बेटा, तो नई दिल्ली में। इसके बाद बेटा हम लोग देखें कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके बेटा अध्यक्ष हैं तन्मय शर्मा। कौन है बेटा, तो हम लोग याद रखेंगे तन्मय शर्मा जी हैं। और तन्मय शर्मा कौन है, तो भारत के सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष हैं। याद रखोगे इन सारी बातों को। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। और अगला सवाल हमारा क्या हो सकता है, हम इस बात को देखते हैं। तो देखते हैं बेटा हम लोग अपने अगले सवाल को।
तो बेटा हमारा अगला सवाल क्या हो सकता है, इस बात को हम देखते हैं। और अगला सवाल हमारा बेटा है, हाल ही में ASI ने कहां पर 20 बौद्ध गुफाएं खोजी है। तो राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में एक जगह है बेटा बांधवगढ़, और बांधवगढ़ में ASI ने क्या है, बुद्ध धर्म से संबंधित 20 गुफाओं की खोज की है। ये बांधवगढ़ कहाँ है, तो बेटा हम लोग याद रखेंगे मध्य प्रदेश के ही उमरिया जिले में आता है। एक नेशनल पार्क है, हम सब जैसे जानते हैं मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघों का घनत्व बांधवगढ़ में है। और वैसे हम लोग देखते हैं तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में है, इसलिए से मध्य प्रदेश का रणथंभौर भी कहते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये 32 पहाड़ियों से घिरा है। और सबसे खास बात तो यह है, बांधवगढ़ से लेकर कान्हा किसली जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है, इनके बीच में हमने जंगल गलियारा योजना शुरू की है। तो सर सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, सब जानते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। दूसरी बात, मध्य प्रदेश के CM कौन है, मुख्यमंत्री, तो हम लोग कहेंगे सर शिवराज सिंह चौहान। कौन है, शिवराज सिंह चौहान जी हैं, ठीक है। इसके बाद मध्य प्रदेश के वर्तमान के गवर्नर कौन है, तो हम लोग जानते हैं मंगू भाई छगनलाल पटेल। मंगू भाई C पटेल लिख देता हूं, ठीक, तो हो जाएगा, ठीक है। सर बाकी तो ठीक है, हमें 2 बातें समझनी है। एक बौद्ध की गुफाएं खोजी ना, ये बुद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो सब जानते हैं महात्मा सिद्धार्थ गौतम बुद्ध थे। बुद्ध शब्द का अर्थ होता है ज्ञान से परिपूर्ण, इसीलिए हम लोगों ने इस बात को खूब ढंग से समझा है कि गौतम बुद्ध को हम लोग एशिया का ज्योति पुंज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं ASI क्या है। तो चलिए इस ASI ने खोजा है, तो हम लोग कहेंगे ये ASI होता क्या है। तो बेटा ASI का मतलब है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ASI की फुल फॉर्म क्या है, तो हम कहेंगे सर इसकी फुल फॉर्म होती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है सर। इसके बाद इसकी स्थापना कब हुई थी, तो हम लोग जानते हैं इसे फाउंडेड कब किया गया, स्थापना। और हम लोग अच्छे से जानते हैं इसकी स्थापना 1861 में हुई। लॉर्ड कनिंघम को आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जनक कहा जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो प्रेजेंट का मुख्यालय कहाँ है, तो हम लोग कहेंगे नई दिल्ली में है। अच्छी बात तो ये है सर इसके अध्यक्ष कौन है, तो बेटा वर्तमान में इसकी अध्यक्ष कौन है, तो हम कहेंगे विद्यावती है। कौन है, विद्यावती जी हैं इसकी अध्यक्ष। सबसे खास बात यह है इसी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को भारतीय पुरातात्विक विभाग के नाम से जानते हैं, विभाग। और उससे भी खास बात यह है कि ये हमारे संस्कृत मंत्रालय के अधीन आता है, संस्कृत मंत्रालय के अधीन आता है। और हम ये भी जानते हैं कि भारत के वर्तमान में संस्कृत मंत्रालय कौन है, प्रहलाद सिंह पटेल। तो याद रखना हमारे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का काम होता है हमारी धरोहर, हमारी पहचान और हमारी संस्कृति का रखरखाव करना, ठीक है। हम लोग आते हैं बेटा अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। लगातार चैनल को बेटा शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। आने वाले समय में हम लोग इस करंट अफेयर्स को प्रोजेक्टर के माध्यम से बढ़िया तंगड़े तरीके से बढ़िया रूप से हम लोग पढ़ेंगे। तो हमें लगता है यहाँ तक तो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है तो अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और याद रखोगे बेटा हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम, हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम क्या किया गया, नाम क्या रखा गया। तो हम लोग अच्छे से जानते हैं इसका नाम शहीद भगत सिंह क्या कर दिया बेटा, तो हम लोगों ने शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया है,
ठीक है सर। शहीद भगत सिंह को कौन नहीं जानता। भगत सिंह ने 23 वर्ष की आयु में हम लोगों के लिए फांसी की सजा को झेला था। हम अच्छे से जानते हैं भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लडार सत्याकांड में हम लोगों ने क्या, सांडर्स हत्याकांड में हम लोगों ने क्या किया, लाहौर की सेंट्रल जेल में 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी थी। तो हो जाएगा यहाँ तक। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ या नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो चलिए अगला सवाल है, हाल ही में 2022 का 52वां, कौन सा, 52 नंबर का दादा साहब फाल्के पुरस्कार, साहब फाल्के पुरस्कार से किसे नवाजा गया, से किसे सम्मानित किया गया। तो सबसे पहले ये है कि 2022 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला। तो हम लोग याद रखेंगे ये एक अभिनेत्री हैं आशा पारेख, और आशा पारेख को 2022 का 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया है। तो याद रखना बेटा 2022 का मिला है आशा पारेख को, जबकि 2021 का हमने किसे दिया था, रजनीकांत को दिया था। और याद रखोगे 2018 का किसको मिला था, अमिताभ बच्चन को मिला था, अमिताभ बच्चन। जबकि बेटा 2017 और रट लेना किसको दिया है, विनोद खन्ना। लेकिन विनोद खन्ना भारत में मरणोपरांत भारत रत्न लेने वाले व्यक्ति थे। सॉरी, भारत रत्न नहीं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अब ये दादा साहब फाल्के क्या है तो थोड़ा समझेंगे बेटा। याद रखोगे दादा साहब फाल्के का जो पूरा नाम था वो था दादा साहब कुंडीराज फाल्के, और ये भारत का सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इन्हें भारत के सिनेमा का पितामह भी कहा जाता है, यानी फादर ऑफ सिनेमा इंडियन के हम लोग इन्हें मानते हैं। सबसे बड़ी बात यह है सर, इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो बेटा याद रखोगे इसकी शुरुआत 1969 में हुई, और सबसे पहले किसे दिया गया, देविका रानी रोरिक को दिया गया। किसे, देविका रानी रोरिक। और उससे भी बढ़िया बात यह है कि देविका रानी रोरिक भारत की पहली महिला अभिनेत्री थी, यानी भारत की पहली अभिनेत्री थी। इसमें होता क्या है तो हम लोग कहेंगे इसमें 10 लाख रुपए पुरस्कार राशि है, प्लस एक सॉल दी जाती है। क्या दी जाती है बेटा, तो हम लोग कहेंगे सॉल। अच्छा, खास बात यह है कि सर अभी तक कितने लोगों को मिला है, 52 में याद रखना 2 मरणोपरांत है, मरणोपरांत मरने के बाद, जबकि 50 जिंदा में मिले हैं, 50 लोगों को जीवित। मरणोपरांत कौन है तो याद रखोगे 1971 में पृथ्वीराज कपूर पहले व्यक्ति थे जिन्हें हमने मरणोपरांत दिया। जबकि 2017 में कौन है तो हम कहेंगे विनोद खन्ना। कौन है बेटा, विनोद खन्ना जी। तो ठीक है, हमें याद रखना है भारत का सबसे बड़ा सिनेमा क्षेत्र का पुरस्कार कौन सा है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के को क्या कहते हैं, सिनेमा का या फिल्म जगत का पितामह कहते हैं। इन्हीं ने भारत की पहली फिल्म बनवाई थी। शुरुआत का वही 1969 में पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया देविका रानी रोरिक को। कितने रुपया, 10 लाख। क्या मिलती है, एक सॉल। अभी तक कितने लोग ले चुके, 52, जिसमें 2 मरणोपरांत है। पहला मरणोपरांत कौन है, पृथ्वीराज कपूर 1971। दूसरा कौन है, 2017 विनोद खन्ना। इसके बाद याद रखोगे 2022 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख। 20 का किसको मिला है, रजनीकांत। 18 को किसका मिला है, अमिताभ बच्चन। और विनोद खन्ना को किसका मिला है, 2017 का। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगले सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.